नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही खबर के साथ, जहां पर लोकायुक्त के शिकंजे में आया है भ्रष्ट अफसर। देवास में पदस्थ माइनिंग ऑफिसर के यहां लोकायुक्त ने छापा मारा है। तुलसी नगर में स्थित आलीशान मकान पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। सुबह 4 बजे बंगले पर पहुंची थी लोकायुक्त की टीम। एमके खताड़िया के यहां पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। धार और देवास में पदस्थ रहे हैं मोहन कुमार खताड़िया। लोकायुक्त एसपी एसएस सराफ भी कार्रवाई के दौरान अफसर के घर पहुंचे। जिला खनिज अधिकारी जो कि वर्तमान में देवास जिले में पदस्थ है, पूर्व में धार जिला खनिज अधिकारी थे, डॉक्टर मोहन सिंह खतेड़िया। इनके निवास स्थान पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च की कार्रवाई चल रही है और काफ़ी कुछ दस्तावेज वगैरह एकत्रित कर रहे हैं। पूरा विवरण कार्रवाई संपन्न होने के बाद ही दे पाएंगे। कब से इनकी पोस्टिंग थी और उस वक्त क्या सैलरी थी और क्या क्या अब तक दे पाया है? सैलरी इनकी अभी जो कागजों के हिसाब से चेक की है, करीब 1.5 लाख के आसपास है वर्तमान में। पूर्व में इंदौर में, धार में, देवास में पदस्थ रहे हैं और इनकी संपत्तियां उज्जैन, धार और इंदौर जिले में स्थित हैं। उनके बारे में सब जानकारी एकत्रित की जा रही है। पूरी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही संपूर्ण बयान दिया जाएगा। कार्रवाई कितनी जगह चल रही है? कार्रवाई करीब 4 स्थानों पर चल रही है सर्च की कार्रवाई। कहाँ पे? उसमें एक उज्जैन है और 3 जगह इंदौर जिले में है। उज्जैन में क्या है सर? उज्जैन में मकान है इनका, जहाँ पे टीम सर्च कर रही है। बाकी एक रेडीमिक्स का प्लांट है पीथमपुर रोड पर, वहाँ पे चल रही है और 2 जगह इंदौर शहर में चल रही है। इंदौर में और क्या सर इनका? और भी मकान हैं जो इनके भाई के नाम से हैं, वहाँ पे महालक्ष्मी नगर में। कुछ मिला था कार्रवाई में? कोई केस अभी चल रहा है, वो पूरा सब होने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या क्या चीज़ें। तो अधिकारी यहीं थे सर अभी? हाँ, अधिकारी हमारी टीम के अधिकारी हैं। जिनका कार्रवाई वो यहीं है सर? नहीं, वो वहीं पे है। कब से पोस्टिंग थी सर इनकी? अभी तो 5 महीने से देवास में पोस्टेड है, उसके पहले धार में थे। नौकरी में कब आए थे सर? कितना वक्त? नौकरी में तो 91 में पीएससी के थ्रू 2nd क्लास गस्टेड अफसर के रूप में पदस्थ हुए हैं। ठीक है सर, आपका परिचय? मैं आनंद कुमार यादव, डीएसपी लोकायुक्त इंदौर। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए आज एक अहम दिन है, बड़ा दिन है, क्योंकि मुआवजे की राशि बढ़ाने पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। इस मामले में 12 जनवरी को संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। यूनियन कार्बाइड के साथ अपने समझौते को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। भोपाल गैस पीड़ितों को 7,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार ने पिटीशन दाखिल की थी। गैस पीड़ितों को 7,400 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुआवजे के लिए याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। 5 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए सीधे हम राजधानी दिल्ली आपको लिए चलते हैं। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। सुशील, आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होगी और फैसला सुप्रीम कोर्ट अपना सुनाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से महज आधे घंटे के भीतर देश की सबसे बड़ी अदालत भोपाल गैस पीड़ितों के मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाएगी। जस्टिस संजय किशन कौल, जो 5 जजों की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो फैसला पढ़ेंगे। हालांकि 5 जजों की संविधान पीठ जब इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी तो उसकी तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर की गई और ये कहा गया कि जो फिलहाल उम्मीद की जा सकती थी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, वो उम्मीद पर वो राज्य सरकारें खरी नहीं उतरी। बहरहाल केंद्र सरकार की तरफ से क्यूरेटिव याचिका दाखिल करके 7400 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा देने की मांग की गई है। हालांकि यूनियन कार्बाइड की तरफ से इसका विरोध किया गया और ये कहा गया कि जब पहले ही सरकार से इस पूरे मामले में समझौता हो चुका है तो अतिरिक्त मुआवजे का कोई सवाल नहीं बनता है। लेकिन केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल करके ये कहा है कि पीड़ितों को और ज्यादा मुआवजा देने की आवश्यकता है, लिहाजा जो करार पहले था उस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 बातें थी।
पहला कि क्या जो पीड़ित हैं, जो इस पूरे दंश को झेल चुके हैं, उन तमाम परिवार वालों को उचित मुआवजा मिला है, और क्या उन मुआवजे की राशि को लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई कमेटी बनाई गई है जो ये बताए कि किस आधार पर तमाम पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। तमाम जो पीड़ित संगठन थे उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा गया कि राज्य सरकार के द्वारा जो आंकड़ा पेश किया गया है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया। तो आज की सुनवाई में जो फैसला आएगा वो बेहद अहम होगा, और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि किस आधार पर क्या 7400 करोड़ रुपए के जो अतिरिक्त मुआवजे की बात केंद्र सरकार कह रही है, क्या वो उचित है, तर्क संगत है, और क्या तमाम लोगों को उचित मुआवजा देने का कोई नियम बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा। बिल्कुल सुशील, और कई सारे पहलू हैं जिन पर विचार किया जाएगा, जिन पर बातचीत आज होगी इस मसले पर। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा की चुनौती पर अयोध्या में रामलला सरकार ने नरसिंहपुर में तीखे प्रहार करते हुए उनकी चुनौती से निपटने की बात कही। इस दौरान उन्होंने चुनौती स्वीकार करने की बात की है, साथ ही कहा है कि अगर मैं सही नहीं लिख पाया तो मैं उन्हें 1 करोड़ दूंगा, और बिना उनसे पैसे लिए उनकी 7 पीढ़ी की बात बता सकता। चुनौती और भविष्यवाणी का दौर है। एक बार फिर छिंदवाड़ा के प्रकाश टाटा ने अपने आप को जो आयुर्वेदाचार्य बताते हैं, उन्होंने चुनौती दी है किसी बात को लेके। कई प्रकार की अंधविश्वास की, अंधश्रद्धा की बात हो रही है। हमारे साथ एक बार फिर रामलला सरकार अयोध्या वाले मौजूद हैं, नरसिंहपुर में इस समय उनके साथ हैं। जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस चुनौती को वो देखते हैं, क्या कहेंगे। श्री रामलला सरकार की जय। समस्त भारत माता के सनातन पुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। देखिए, सनातन धर्म को चुनौती देने वाले लोगों को भी मेरा प्रणाम है। अगर चुनौती नहीं देंगे तो कैसे सत्य सनातन धर्म की अगाधता को जानेंगे। जो भी चुनौती दे रहे हैं उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि समस्त सनातन धर्म गुरुओं को चुनौती ना दें। किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर बोलते हैं, कहते हैं, चल जाता है, लेकिन समस्त भारत माता के उन श्रेष्ठ सुपुत्रों को चुनौती दे रहे हैं जिनकी अगाधता को वो जानते भी नहीं हैं। कल्पना मात्र से उनकी चुनौती को ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि बोले कि भारत का कोई भी धर्म गुरु अगर हमारे मन की बात लिख देता है, या मैं जो बात लिखता हूँ उसको स्वयं उतार देता है दूसरे कागज में, जैसे मैं लिखता हूँ, तो 1 करोड़ रुपए दूंगा। सर्वप्रथम उस 1 करोड़ को किसी गरीब पुत्र को दें, पुत्री को दें तो अच्छा होगा। वो ऐसा ना कहें कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे अगर हमारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे, तो हम बिना 1 करोड़ रुपए लिए ही उनके 7 पीढ़ी की बात बताएंगे। जो वो सोचेंगे वो हम लिखेंगे, और 100% लिखेंगे। अगर नहीं लिख पाए तो वो 11 लाख की बात कर रहे थे, मैं उनको 1 करोड़ रुपए दूंगा। रामलला सरकार पूरे धर्म सम्मत सारे आचारों की तरफ से, सारे संस्कृति की तरफ से, सारी सभ्यता की तरफ से अब जवाब देने का मन बना रहे हैं। नरसिंहपुर से कैमरामैन मनोज के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय फोन पर। आशीष, जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री लोकप्रिय हो रहे हैं, प्रसिद्धि बढ़ रही है उनकी, वैसे वैसे चुनौतियां भी मिल रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब जब उनको चुनौती मिली है तब तब धर्म गुरुओं ने उनका साथ दिया है। वैसा ही कुछ देखने को मिला अयोध्या के रामलला सरकार के जरिए। जी सुमित जी, मैं बता दूं कि पहले भी ये हमारे चैनल पे आ चुके हैं, और उनका ये साफ कहना है कि कहीं से भी, किसी भी समय, किसी भी जगह आप हमें लाइव बिठा दीजिए। कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी पीढ़ियों की बात हो, कि 7 पीढ़ी तक का ये दावा करते हैं रामलला सरकार की, वह बात बता सकते हैं। ऐसे हालात में जब डॉक्टर प्रकाश टाटा की ये चुनौती आई है कि वे पैसे देंगे, करोड़ों रुपए देंगे, और उनकी जो बात है उन्हें पर्ची में लिख के बता दे, कोई उनकी मन की बात लिख के बता दे, तो रामलला सरकार ने इस पर प्रहार करते हुए कहा है कि मैं तैयार हूँ इसके लिए, इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, जो अंधविश्वास और जो अन्य जो बातें कर रहे हैं लोग, उनके सवालों का जवाब देने के लिए वह जा रहे हैं। सभी लोगों से निमंत्रण है, सभी लोगों को आमंत्रण है उस कार्यक्रम में पहुंचे जिन्हें जो शिकायत है सनातन धर्म से या धर्म के गुरुओं से,
उन सारी बातों का वो जवाब वहाँ खंडन करेंगे और जो भी जिसके मन की बात हो, 7 पीढ़ी की बात हो, सभी वहाँ बताने की दावा कर रहे हैं। ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भिंड के गोरबी नगर परिषद का अजब गजब नजारा कारनामा सामने आया है। यहां पर नगर परिषद सीएमओ ने शहर से कूड़ा इकट्ठा कर सब्जी मंडी में फैलाने का फरमान जारी किया और इस फरमान के चलते कर्मचारी पूरे शहर का कचरा लेकर सब्जी मंडी पहुंच रहे हैं और यहीं फैला रहे हैं। लेकिन सब्जी खरीदने जा रहे लोग इस गंदगी को लेकर काफी परेशान हैं और बीमारी से पीड़ित होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। समस्या ये है, नगर पालिका ये कचरा डरवा रही है दुकानों के सामने। क्यों डरवा रही है? जब ठेला नहीं लगे इसलिए डरवा रही है, और ठेला का बंद होते हैं कभी तो कचरा के ऊपर भी लगा लेते हैं। ठेला वाले की तो 1100 रुपया रसीद काट है, तो ठेला बंद हो जाएंगे। कचरा क्यों डाल रहे हैं? बीच रोड पर डरवा रहे हैं कचरा। मैं सब्जी लेने आया हूँ ना, सब गंदगी के मारे बदबू खड़ा नहीं हुआ पड़ रहा है। तो आपका कहना ये है कि मोदी जी का जो स्वच्छ अभियान है उसको गलत फायदा उठा रहे हैं ये लोग। यहाँ कचरा डालने की जगह थोड़ा ही है, कचरा तो कचरे की जगह डालना चाहिए। तो इस कचरे की वजह से क्या बीमारियां फैल सकती हैं? बीमारी फैल सकती है, संक्रमण फैल रहा है। सीएमओ साहब ने आदेश दिया सब्जी मंडी के दुकानदारों के सामने कचरा डाला जाए। हाँ, जो ठेला लगा रहे हैं मान ना रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सब्जी की दुकानें भी है ना। दुकानें तो यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं, दुकान वाले शिकायत कर रहे हैं। नगर पालिका का कोई आदेश कचरा डालने के नहीं है। किसी कर्मचारी ने या किसी ड्राइवर ने टंची ग्राउंड के अलावा जो कचरा कहीं अन्य स्थल से उसमें डाला होगा उसको तत्काल हटाने की कार्रवाई की जा रही है और उसको हटवा दिया जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से सब्जी मंडी में ही नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो कूड़ा कचरा डालते हुए नजर आए हैं। कचरा गाड़ी से सब्जी मंडी में ही कचरा फैलाने का फरमान जारी किया था नगर परिषद सीएमओ ने। शहर का कचरा सब्जी मंडी में फैलाने का फरमान जारी किया था, वैसा ही कुछ नजर भी आया है और आप देख सकते हैं सब्जी मंडी में कचरा पसरा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हमारे साथ, लाइव जानेंगे क्या कुछ वजह है इसके पीछे। शैलेंद्र, आखिर क्यों सीएमओ ने ऐसा फरमान जारी किया है कि जो शहर का कचरा है वो सब्जी मंडी में डाल दिया जाए? देखिए, जो सब्जी मंडी परिसर है उसमें दुकानों के अलावा कई जो सब्जी विक्रेता हैं वो ठेला लगाकर सब्जी विक्रय का काम कर रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा जाम की स्थितियां बनती थी, भीड़भाड़ काफी हो जाती थी और यही कारण है कि स्थानीय दुकानदारों ने सीएमएचओ को इस बात को लेकर लिखित शिकायत की थी कि जो सब्जी ठेला वाले हैं उनको सब्जी मंडी के बाहर किया जाए या दूसरा स्थान दिया जाए ताकि वहां किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो। बताया जा रहा है कि कई बार जो है वो जो सब्जी हाट ठेला वाले हैं उनको समझाइश भी दी गई, लेकिन समझाइश के बावजूद भी जब नहीं हटे तो सीएमएचओ साहब ने एक अजीब व गरीब फरमान सुना दिया कि जिस जगह पर ठेले लगते हैं वहां पर कचरा फैला दिया जाए। हालांकि जो कर्मचारी है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि सीएमएचओ के कहने पर ही वह इस कचरे को फेंक रहे हैं, लेकिन हालांकि जो नगर पालिका के सीएमओ हैं वो अपने इस फरमान से मुकरते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया है, बल्कि अगर किसी कर्मचारी ने अपनी तरफ से अगर इस तरह का कृत्य किया है तो उसको उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और जो सब्जी मंडी का कचरा है उसको हटाया भी जाएगा। लेकिन सुमित, सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान चल रहा है और उसको सफल बनाने की जिम्मेदारी जो है नगर पालिका नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उन पर रहती है, और यदि वह लोग ही इस तरह का कृत्य करेंगे तो कैसे इस योजना को सफल बनाया जा सकता है। और जिस तरीके से जो सब्जी विक्रेता है जो हाट ठेले वाले हैं उनको हटाने के कई और तरीके हो सकते हैं, कोई उनको पुनर्विस्थापन की दूसरी जगह दी सकती है, लेकिन उनको इस तरीके से हटाना कि कचरा डाल दिया जाए इस वजह से वो इकट्ठा ना होंगे, ये कहीं ना कहीं गंदगी को बढ़ावा देना है। यानी जो स्वच्छता अभियान है उसको पलीता लगाना तो है ही है, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना भी माना जा सकता है। निश्चित तौर पर ठीक बात कही शैलेंद्र आपने कि ठेले वालों को और भी कई तरीकों से समझाया जा सकता है, ना कि इस तरह की तरीका कहीं ना कहीं गलत। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में एक पति और दो पत्नियों के बीच हुआ बंटवारे का मामला सुर्खियों में है। दरअसल ग्वालियर का एक शादीशुदा इंजीनियर हरियाणा के गुरुग्राम में दूसरी शादी रचाकर रह रहा था। तभी पति की तलाश में गुरुग्राम पहुंची पहली पत्नी को दूसरी शादी करने की जानकारी मिली।
जिसके बाद मामला पहुंचा ग्वालियर के फैमिली कोर्ट में, जहां पहली पत्नी ने भरण पोषण का केस दायर करने की तैयारी की, लेकिन काउंसलर हरीश दीवान ने दोनों पत्नियों और पति को बुलाकर काउंसलिंग के जरिए अनोखा समझौता करा दिया। पति ने दोनों पत्नियों को गुरुग्राम में ही अलग अलग फ्लैट दिलवा दिए हैं। साथ ही 3 दिन पति पहली पत्नी के साथ रहेगा, 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। वहीं सैलरी भी आधी आधी बांटेगा। काउंसलिंग में यह तय किया गया कि दोनों को एक फ्लैट देगा लड़का और 3 दिन दोनों के साथ रहेगा। दोनों को आधी आधी तनख्वाह देगा। दोनों के जाकर 3 दिन खाना यहाँ खाएगा, 3 दिन खाना वहां खाएगा और 3 दिन साथ में रहेगा। इस समझौते के बाद लड़की को लेकर वो ग्वालियर से गुड़गांव चला गया। दोनों के नाम फ्लैट कर दिया गया है। दोनों अब आपस में समझौता हो गया है। ये काउंसलिंग में किया गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम ग्वालियर का रुख कर देंगे। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। सुशील, जब दोनों पत्नियां और पति खुश है तो किसी को भी इससे एतराज नहीं होना चाहिए, और यही वजह है कि कहते हैं एमपी अजब है, सबसे गजब है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये अगर मामला कोर्ट में जाता तो एक लंबी प्रक्रिया होती। दरअसल 2018 में ग्वालियर की युवती की शादी हरियाणा गुरुग्राम में तैनात इंजीनियर के साथ हुई थी, और उसके बाद जब लॉकडाउन के पहले वो पत्नी को ग्वालियर छोड़ गया। लॉकडाउन में 2020 में इंजीनियर का दिल अपने सहकर्मी से लग गया। उसने बताया कि वो कुंवारा है, दोनों लिव इन में रहने लगे। फिर शादी हो गई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब पहली पत्नी को ग्वालियर लेने नहीं आया तो पहली पत्नी हरियाणा पहुंच गई। पहले जब ये पता लगा कि उसने दूसरी शादी रचा ली है, दोनों पत्नियों के बीच विवाद हुआ। उसके बाद दोनों पत्नियों ने मिलकर पति से विवाद किया, और इसी विवाद के चलते ग्वालियर में ये पत्नी आकर फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस दायर करने वाली थी। साथ ही उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने वाली थी। लेकिन काउंसलर हरीश दीवान ने दोनों को समझाइश दी और ये समझाया कि इस कानूनी पचड़े में उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पहली पत्नी का एक बेटा है, दूसरी पत्नी से भी एक बेटी हो चुकी है। तो ऐसे में पति भी परेशान रहेगा, दोनों बच्चे भी परेशान रहेंगे, दोनों पत्नियां भी परेशान रहेगी। ऐसे में इस विवाद का हल सिर्फ सुलह है, और इसी सुलह के तहत हरीश दीवान ने पहली पत्नी, दूसरी पत्नी और पति को तीनों की काउंसलिंग कराई। लगभग 6 महीने तक तीनों को एक दूसरे से काउंसलिंग कराने के बाद ये समझौता हुआ कि पति दोनों पत्नियों के लिए गुरुग्राम में एक फ्लैट देगा, जो उसने दे दिया है दोनों पत्नी को एक फ्लैट। इसके साथ ही वो 3 दिन पहली पत्नी के साथ रहेगा, 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। संडे के दिन वो अपनी मर्जी का मालिक रहेगा। इसके साथ ही बच्चों को लेकर अगर उनका जन्मदिन है या और कार्यक्रम है या पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ऐसे ओकेशन में पति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर दोनों पत्नियों के दिनों में बदलाव कर सकता है। अगर पहली पत्नी के बच्चे का जन्मदिन है और वो दिन दूसरी पत्नी के हिस्से के दिनों में पड़ रहा है तो वो इस तरह से एक्सचेंज भी कर पाएगा। साथ ही सैलरी में भी ये तय किया गया कि पति की महीने भर की जितना खर्च है वो खर्च अपना निकालेगा। उसके बाद जो उसकी सैलरी बचेगी उस सैलरी में से दोनों पत्नियों को आधा आधा वो रुपया देगा। कुल मिलाकर सुशील कह सकते हैं कि आपसी समझौते से, बातचीत से इस समस्या का हल निकला है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे अब बात तालिबानी सलूक की। छतरपुर के चंदला में एक शख्स को जंजीर से बांधकर बंधक बनाया। उदा अहिरवार नाम के शख्स को 2 दिनों तक पेड़ से बांधकर रखा गया, लेकिन जैसे ही छूटा तो उसने आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे पर लड़की ले जाने का आरोप था, जिसके बाद आरोपियों ने लड़के के पिता को बंधक बनाया था। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने लड़की के परिजनों पर केस दर्ज कर लिया है। जिले के थाना चंदला अंतर्गत चौकी बछौन का एक प्रकरण सामने आया था, जहां पे 4 मार्च को एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी और कल साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिसके आधार पे 6 लोगों के विरुद्ध 306, 341 की कायमी की गई है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं की गई, जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो तालिबानी सलूक हम इसे निश्चित तौर पर कहेंगे, क्योंकि एक शख्स को जंजीरों से बांध दिया गया, जंजीर से बांध कर रखा गया। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्टर मनोज जोशी ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। मनोज जोशी ने भस्म आरती में भी हिस्सा लिया।
और बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। बाद में गर्भगृह में जाकर दर्शन भी किए। दर्शन के बाद मनोज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महाकाल मेरे आराध्य देव हैं और वे यहाँ पहले भी 3-4 बार आ चुके हैं। दर्शन कर दिव्य अनुभूति हुई है। आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के लिए